तो आज की कहानी शुरू होती है माइकल और उसकी छोटी बेटी कैरेन से। वीकेंड पर दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ट्रिप पर निकलने होते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। मजबूरन उन्हें पास के एक छोटे से टाउन में रुकना पड़ता है। मैकेनिक बताता है कि कार ठीक होने में शाम तक का टाइम लगेगा, अब इतना वक्त कैसे निकाला जाए। इसी सोच में दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चले जाता है। वही माइकल की नजर न्यूज़पेपर में छपी एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट में एक फेमस एस्केप रूम के बारे में बताया जाता है। कैरिन बताती है कि उसके फ्रेंड ने भी ऐसा गेम ट्राई किया था और उन्हें बहुत मजा आया था। रेस्टोरेंट के ओनर भी उन्हें वही गेम ट्राई करने की सलाह देती है। उसकी बात सुनकर माइकल और कैरिन टैक्सी लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो जगह के पास पहुंचते हैं उन्हें सब कुछ थोड़ा अजीब लगने लगता है। बिल्डिंग पुरानी थी, पूरा एरिया सुनसान था और माहौल किसी हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं लग रहा था। अंदर जाते ही उनकी मुलाकात गेम की होस्ट जोशी से होती है। वहाँ पहले से 3 और लोग मौजूद थे, एक कपल मिलेनी और उसका बॉयफ्रेंड टाइलर और तीसरा एक अकेला लड़का एंड्रयू। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद जोशी सबको एक अजीब सी हर्बल टी देती है। माइकल को उस चाय पर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन जब बाकी सब लोग उसे पी लेते हैं तो वो भी मना नहीं करता। उसके बाद सबको एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। उसमें लिखा होता है कि अगर गेम के दौरान किसी के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की नहीं होगी। ये कंडीशन थोड़ी स्ट्रेंज जरूर थी, लेकिन सब लोग इसे नॉर्मल गेम का हिस्सा समझकर साइन कर देते हैं। फिर सबके मोबाइल फोन्स कलेक्ट कर लिया जाते हैं। जोशी प्रोजेक्टर के थ्रू गेम के रूल्स समझती है। उसके मुताबिक ये घर एक इन्वेंटर ने बनाया था। कहते हैं कि यहाँ कई अजीब घटनाएं हुई थी और जो लोग सच जानने आए वो खुद कभी वापस नहीं लौट सके। अब इन 5 को हर रूम में छुपी की ढूंढनी होगी। हर की उन्हें अगले रूम तक ले जाएगी। अगर किसी को लगे कि वो मेंटली ब्रेक हो रहा है तो सिर्फ एक वर्ड बोलना होगा, वेक अप। उसके बाद गेम तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। रोज समझाकर जोशी रूम से बाहर निकल जाती है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और जब कुछ सेकंड्स बाद लाइट वापस आती है तो जोशी गायब होती है। साथ ही रूम के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके होते हैं। अब सब लोग समझ जाते ही कि गेम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। रूम पुरानी और अजीब एंटीक्वेट से भरा हुआ था। हर चीज किसी न किसी पजल का हिस्सा लग रही थी। कैरिन को एक पुरानी कैसेट मिलती है। एंड्रयू जैसे ही उसे चलाता है उसमें एक गाना बजने लगता है। गाने में अलग अलग जानवरों के नाम लिए जा रहे थे। रूम में भी उन्हीं जानवरों के मार्क्स रखे हुए थे। कैरिन गाने की सीक्वेंस के हिसाब से मार्क्स को अरेंज करती है और जैसे ही सीक्वेंस कंप्लीट होता है दीवारों में छुपा हुआ एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खुल जाता है। उसके अंदर एक सेफ रखा था, लेकिन सेफ पर नंबर लॉक लगा हुआ था। अब उन्हें उसका पासवर्ड ढूंढना था। इसी बीच टाइलर एक स्नेक मास्क उठाता है। मास्क के अंदर झांकते ही उसे अजीब हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है जैसे छोटे छोटे सांप उसके हाथ पर रेंग रहे हैं। वो घबरा कर कहता है, मुझे लगता है चाय में कुछ मिलाया गया था, लेकिन एंड्रयू उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी माइकल की नजर एक पुरानी लैंप पर पड़ती है। जैसे ही वो उसकी लाइट मास्क पर डालता है हर मास्क पर एक नंबर लिखा हुआ नजर आता है। सब नंबर्स को सीक्वेंस में सेफ पर एंटर किया जाता है और सेफ फाइनली खुल जाता है। उसके अंदर एक छोटी सी की रही होती है। सबको लगता है कि पहला चैलेंज कंप्लीट हो गया, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होने वाला था। लेकिन जैसे ही वो की दरवाजे में लगाई जाती है सबके होश उड़ जाते हैं। दरवाजा खुलते ही वो बाहर नहीं बल्कि एक नए रूम में पहुंच जाते हैं और पिछला दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब काउंटडाउन में सिर्फ 50 मिनट बचे थे। इस नए रूम में हर तरफ पुरानी घड़ियां लगी हुई थी। बीच में एक टेलीफोन, टाइपराइटर और कई अजीब पुरानी चीजें रखी थी। मिलानी क्यूरियोसिटी में फोन उठाती है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ किसी और की नहीं उसकी अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे कुछ वार्निंग देने की कोशिश कर रही थी। सबको ये प्रैंक लगता है, लेकिन टाइलर जैसे ही फोन पकड़ता है उसे फोन के अंदर से अजीब कीड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो घबरा कर फोन फेंक देता है। अब उसका पेशेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे ये गेम नहीं खेलना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही वो एग्जिट डोर पर जोर जोर से नॉक करता है, हैरानी की बात ये होती है कि दरवाजा सच में खुल जाता है। टाइलर बिना पीछे देखे रूम से बाहर निकल जाता है और अगले ही सेकंड दरवाजा दोबारा बंद हो जाता है। बाकी लोग कंफ्यूज थे, क्या वो सच में बच गया या फिर किसी और ट्रैप में फंस गया। अब सब लोग रूम के पजल सॉल्व करने में लग जाते हैं। कैरिन की नजर एक बंद घड़ी पर पड़ती है। उसकी टाइम 10:12 दिख रहा था। माइकल को रूम में एक पुराना रेडियो मिलता है। वो उसकी फ्रीक्वेंसी 101.2 पर सेट करता है। रेडियो से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कुछ अजीब वर्ड्स बोल रहा था। माइकल वही वर्ड्स टाइपराइटर पे
टाइप करता है। टाइपराइटर एक मैसेज प्रिंट करता है 5 मिनट्स टू मिडनाइट। सब लोग उस मैसेज का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि रूम की घड़ियां के कनेक्शन इसी क्लू से है। पजल सॉल्व होते ही एक और सीक्रेट कंपार्टमेंट खुलता है और उसमें से दूसरी की मिल जाती है, लेकिन इस बार की उन्हें एक स्टोर रूम में ले जाती है। अंदर घुसते ही सबको बहुत तेज बदबू आती है। हर तरफ पुराने कपड़े लटक रहे थे। कैरीन एक अलमारी खोलती है, तभी कोई अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। सब डर कर पीछे हट जाते हैं। जब माइकल ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो जोशी थी, गेम की होस्ट। उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और वो बुरी तरह जख्मी थी। मरने से पहले वो सिर्फ इतना कहती है, इन्वेंटर वापस आ गया है, जल्दी मास्टर की ढूंढो वरना तुम सब मर जाओगे। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। अब माइकल को यकीन हो जाता है कि ये सब एक्टिंग नहीं है, कोई सच में उन सबको मरना चाहता है। अब एस्केप रूम एक रियल नाइटमेयर बन चुका था। सबसे पहले उन्हें लगता था कि हर रूम की ढूंढनी है, लेकिन अब पता चलता है कि इस रूम का दरवाजा की से नहीं खुलेगा। रूम के ऊपर एक छोटी सी खिड़की बनी थी, उसके दूसरी तरफ झाँक कर ही एग्जिट अनलॉक किया जा सकता था। कैरीन सबसे पतली होने की वजह से वॉलंटियर करती है। माइकल मजबूरी में उसे ऊपर चढ़ा देता है। खिड़की के उस पर पहुंचते ही कैरीन खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। हर तरफ बंद दरवाजे थे और तभी एक अनजान लड़की उसके सामने से गुजरती है। वो बिना कुछ कहे कैरीन को अपने पीछे आने का इशारा करती है। कैरीन धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो एक अंधेरे कमरे में पहुंचती है वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कैरीन अब पूरी तरह अकेली थी। रूम के अंदर अजीब मशीन्स, एक्सपेरिमेंट्स और एक डेड बॉडी पड़ी थी। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। तभी पास वाले रूम से किसी दरवाने क्रिएचर्स की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। डर के मारे कैरीन एक बॉडी स्टोरेज कंपार्टमेंट के अंदर छुप जाती है। उधर माइकल और एंड्रयू भी उसे ढूंढते ढूंढते इसी मजे जैसी बिल्डिंग में भटक रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कैरीन सिर्फ कुछ ही कदम दूर मौत के सामने छुपी हुई थी। डर के मारे वो अपनी सांस तक रोक लेती है। इसी बीच माइकल और एंड्रयू अलग अलग पजल सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हर रूम पजल से ज्यादा अजीब और खतरनाक होता जा रहा था। कुछ देर बाद एंड्रयू को कैरीन की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उस रूम का दरवाजा खोलता है और वक्त रहते कैरीन को वहाँ से बाहर निकल लेता है, लेकिन माइकल अब भी उनसे अलग हो चुका था। अब तीनों अलग अलग जगह फंस गए थे। इसी दौरान मिलाने भी एक अजीब लूप वाले रूम में फंस जाती है। वो जितनी बार बाहर निकलने की कोशिश करती है उतनी ही बार वापस उसी जगह आ जाती है। आखिर में एक गलती उसकी जान ले लेती है। वो सीढ़ियों से गिर जाती है और एक तेज धार वाली चीज उसके शरीर को चीर देती है। अब तक टाइलर भी गायब हो चुका था। बाद में पता चलता है कि वो भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। यानी गेम शुरू होने के बाद एक एक करके सब लोग खत्म होते जा रहे थे। अब सिर्फ माइकल, कैरीन और एंड्रयू ही बचे थे। कैरीन और एंड्रयू को एक और क्लू मिलता है। उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द बॉडी। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन क्लूज फॉलो करते हुए उन्हें एक कटा हुआ नकली हाथ और उसके अंदर छुपी की मिल जाती है। उस की मदद से वो एक सीक्रेट टनल का गेट खोल देता है। दोनों टनल के अंदर घुसते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक अंधेरे में कोई एंड्रयू को पकड़ लेता है। कैरीन सिर्फ उसकी चीख सुन पाती है और अगले ही पल एंड्रयू भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब कैरीन बिल्कुल अकेली रह गई थी। किस्मत से कुछ देर बाद उसकी मुलाकात माइकल से हो जाती है। बाप और बेटी एक दूसरे को देखकर चैन की सांस लेते हैं। माइकल उसे प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो उसे अपनी ही आंखों से दूर नहीं होने देगा। लेकिन घर का नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एस्केप रूम खुद को रिसेट कर रहा हो। सारे पजल्स दोबारा शुरू हो गए। इस बार माइकल और कैरीन को पहले से सारे आंसर्स याद थे, इसलिए वो एक एक चैलेंज को जल्दी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते गए। फिर वो दोबारा उस स्टोर रूम में पहुंचते हैं जहां जोशी की बॉडी पड़ी थी। तब कैरीन को अचानक एक पुराना क्लू याद आते हैं, ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द बॉडी। इस बार उन्हें समझ आ जाता है कि असली मास्टर की जोशी के शरीर के अंदर छुपी हुई है। माइकल बहुत हिम्मत करके वो की निकलता है। अब काउंटडाउन लगभग खत्म होने वाला था। दोनों भागते हुए फाइनल डोर तक पहुंचते हैं। जैसे ही मास्टर की लॉक में लगती है दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है, लेकिन इसके पीछे जो था उसने उनके होश उड़ा दिए। वो सीधा उसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहुंच गए जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैरीन को अपना ही पुराना वर्जन दिखाई देता है जो वही सब कर रही होती है जो मूवी के शुरू में हुआ था। तब दोनों को समझ आता है कि वो किसी नॉर्मल एस्केप रूम में नहीं थी, बल्कि एक एंडलेस टाइम लूप का हिस्सा बन चुके थे। दोनों चुपचाप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। रेस्टोरेंट में बिल्कुल नॉर्मल था। मैकेनिक की शॉप भी वही था। उनकी कार भी ठीक हो चुकी थी। एक पल के लिए लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही माइकल
माइकल कार स्टार्ट करने के लिए ग्लव बॉक्स खोलता है। उसके अंदर एक अजीब सा सिंबल और नया पजल मिलता है, यानी गेम अभी भी खत्म ही नहीं हुआ था। एस्केप रूम से बाहर निकलना सिर्फ पहला लेवल था, अब पूरा टाउन ही एक बड़े गेम का हिस्सा बन चुका था। फिल्म ही खत्म हो जाती है और हमें एक बहुत बड़ा क्लाइफ हैंगर देकर छोड़ देती है। आखिर ये इन्वेंटर कौन था? क्या ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था या फिर इस पूरे टाउन के पीछे कोई और भी बड़ा राज छुपा था? इन सब सवालों का जवाब मूवी नहीं देती और इसी वजह से इसका एंडिंग इतना डिस्टर्बिंग और यादगार बन जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।